मॉडर्न साइंटिस्ट के न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के पहले ही क्या प्राचीन काल के ऋषियों को एटॉमिक बॉम्ब का उपयोग करना पहले से ही आ गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर जब फैट बॉम्ब गिरा था तो भारत को पहले ही कैसे पता चल गया था कि इसको रोका नहीं जा सकता है और इसका परिणाम कितना भयावह है? आज के एपिसोड में हम इसी कनेक्शन को जानेंगे कि ब्रह्मास्त्र और एटॉमिक बॉम्ब में क्या है कनेक्शन। इस गहरे कनेक्शन को जानने के लिए इस एपिसोडिक कनेक्शन को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम ये भी पता लगाएंगे कि वेदों में मंत्र लिखा गया था या फिर एटॉमिक षड्यंत्र। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा, वरना शुरुआत नहीं समझ पाएंगे। आगे बढ़ विज्ञान में मन भी भय निर्मूल, अमन संत शांति मिले, गए जगत भय शून्य। इसका अर्थ ये है कि विज्ञान के जरिए ही हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, और अगर विज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो बहुत सारा चीज स्वीकार होता है और साकार होता है। पर अगर विज्ञान को दुरुपयोग किया जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसे इवेंट्स जो हुए थे, अगर वहां पे सैकड़ों लोगों की जान भी जाती है। असल में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में विज्ञान का इसी तरीके से दुरुपयोग हुआ था, जब साइंटिस्टों ने फैट बॉम्ब जैसे विनाशकारी एटॉमिक बॉम्ब को इजाद किया था और उसका दुरुपयोग किया था सैकड़ों लोगों की जानें लेने के लिए। भले ये पॉलिटिकल मुद्दा हो या फिर देश के लिए नेशनलिज्म हो या फिर पेट्रोटिज्म का भी बहाना दे दिया जा सकता है, बट अल्टीमेटली जो जानी गई थी वो विज्ञान का ही दुरुपयोग था। असल में इस विज्ञान को ऑलरेडी हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में वेदों में लिखा दिया था। उन्होंने लिखा ये था कि तेजोवयम शब्दम यति शून्यतम प्रति, यानी किसी केंद्र पे अगर अत्यधिक ही ऊर्जा हम दे दें तो उससे विस्फोट होगा और उस विस्फोट के जरिए शून्य में सारा चीज परिवर्तित हो जाएगा। ये जो शून्य था वो मैथमेटिक्स का जीरो नहीं है, या फिर इसका अर्थ कुछ भी नहीं, ये भी नहीं है। असल में ये जो शून्य है इसका अर्थ है कि हम डायमेंशंस बदलते जाएंगे। जैसे कि ब्लैक होल में जब ग्रेविटेशन ज्यादा हो जाता है और लाइट क्षीण हो जाता है, उसके अंदर जो भी जाएगा धीरे धीरे अपना डायमेंशन खोते जाएगा। जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके थे और जान चुके थे कि हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं। अगर हम ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, ग्रेविटेशन जहाँ पे इतना अत्यधिक होता है कि हम माप भी नहीं सकते, वहां पे हम अपना डायमेंशन खोते जाएंगे खोते जाएंगे खोते जाएंगे और शून्य तक पहुंच जाएंगे। ये शून्य जो है वो डायमेंशन शून्य जैसा है, यानी जिसको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जान ही लिया था कि एटम के अंदर जो एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर जो एनर्जीज है वो ऐसे डायमेंशंस में है जिसको हम देख नहीं सकते। वैसे ही हम अगर ब्लैक होल के अंदर जाए तो हम शून्य में परिवर्तित हो जाएंगे। थोड़ा अचरज करने वाली बात नहीं है कि वैदिक काल में ऑलरेडी वेदों में ये सारी चीजें लिखी गई थी, बस ब्लैक होल का जिक्र नहीं था, पर ब्लैक होल के पूरे कंसेप्ट का जिक्र जरूर था। यानी कि तेजोमयम शब्दम यति शून्यतम प्रति, यानी सारा चीज शून्य में परिवर्तित हो जाएगा जितना ज्यादा ऊर्जा रहे। असल में इसी प्रिंसिपल को एटॉमिक बॉम्ब बनाने में भी उपयोग किया गया था, ब्रह्मास्त्र जिसको आज के वक्त में कहा जाता है। असल में एटॉमिक बॉम्ब इज इक्वल्स टू ब्रह्मास्त्र। कैसे? ऐसे क्योंकि एटॉमिक का अर्थ ही रहता है कि एटम द्वारा जो भी प्रक्रिया हो रही है, एनर्जी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसके कारण जो भी ब्लास्ट हो रहा है वो एटम की एक्टिविटी से ही हो रही है। जैसे प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसके कारण ही ये विस्फोट हो रहा है, क्योंकि वहां पे जो केंद्र बिंदु है वहां पे अत्यधिक ऊर्जा आ जा रही है। असल में इसी केंद्र को ही हम ब्रह्म भी कहते हैं। जैसे कि हमने जान लिया था कि एटम के अंदर ही है, यानी परमाणु के अंदर ही है परमात्मा, यानी है कि ब्रह्म, और इसी ब्रह्मास्त्र को ही हम एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं या फिर समझ सकते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ये बताया जा चुका था कि ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं। आज के अगर युद्ध के प्रोग्रामिंग्स में देखा जाए, क्योंकि प्रोग्राम ही कहा जाएगा क्योंकि ये षड्यंत्र के तौर पे तो हो रहा है, जब ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है या फिर यूक्रेन और रशिया का तो अभी भी चल रहा है, भले ही जिक्र कम हो चुका है, तो उसमें जब हम न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं या फिर एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट की, तब क्यों हम
चकित हो जाते हैं और क्यों हम डर जाते हैं या फिर क्यों हम सोचने लग जाते हैं कि ये भयावह है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। जो कि पुराने वक्त में ऋषियों ने कथाओं के जरिए ही सही बस ये बातें हमें समझा दी थी कि ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मास्त्र का इसलिए तोड़ नहीं है क्योंकि सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जो है वो है एटम, और एटम में ही अगर कुछ डिस्टरबेंस रहा तो उसको संभालने वाला कौन होगा। इसका ही अर्थ ये है कि अगर नींव ही कमजोर हो जाए या फिर नींव को ही तोड़ दो तो बिल्डिंग 10 माले की हो या फिर 50 माले की, वो गिरना निश्चित हो जाता है। वैसे ही है ब्रह्मास्त्र का ये जो नींव, अगर हम एटॉमिक के ही जरिए अगर उसके डिस्टरबेंस से अगर हम कुछ करेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा वेपन लेके आ जाओ, कितना भी बड़ा कोड लेके आ जाओ, कितना भी बड़ा सिद्धांत लेके आ जाओ, ब्रह्मास्त्र के जरिए डिस्टरबेंस होने ही वाला है और विनाश होने ही वाला है। ऋषियों ने ये सारी चीजें पहले ही जान लिया था और समझ लिया था, उसने तो ये सारी चीजें उन्हें बता दी थी। बहरहाल साइंटिस्टों को समझने के लिए काफी समय लग गया था, और जब ये साइंटिस्टों को समझ में आ गया था और भारत तक पता चल गया था तो भारत को थोड़ा बहुत अपना इतिहास पढ़ना पड़ा। बहरहाल अभी तक शायद नहीं भी पढ़ पाए, और कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया कि असल में ये सारी चीजों का जिक्र पहले से ही था। तो जब वेदों में ब्रह्मास्त्र का जिक्र पहले से ही था, जिसको हम एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, तो आपने शायद एटॉमिक साइकिल के बारे में जरूर समझा होगा या फिर एटॉमिक क्लॉक के ऊपर। तो ये असल में एटॉमिक क्लॉक का भी जिक्र क्या वेदों में है? क्या वेदों में पहले से ही एटॉमिक साइकिल और ये पूरी यूनिवर्सल साइकिल का भी जिक्र था? असल में था, पर कैसे? क्या है ब्रह्म युग और क्या है एटॉमिक क्लॉक का इक्वेशन? क्या एटॉमिक क्लॉक ही है इज इक्वल्स टू ब्रह्म युग? इसी चीज को हम जानेंगे अगले एपिसोड में, उसलिए जरूर देखिएगा अगला एपिसोड, क्योंकि ये अत्यधिक जानना जरूरी हो जाएगा कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म युग और एटॉमिक क्लॉक और एटॉमिक ब्लास्ट, ये चारों चीजों का समावेश करके कैसे हम पूरे के पूरे कॉस्मिक एनर्जी को जान सकते हैं, और यहाँ तक कि बिग बैंग थ्योरी को भी। जी हाँ, पहले से ही बिग बैंग थ्योरी वेदों में लिखा गया था। ये सारा चीज हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम यहीं पे विराम लेते हैं। मैं हूँ राहुल, आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। नमस्कार।